हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने जा रहे हैं सितंबर एग्ज़ाम टू सैम्पल पेपर 1। और इस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के हैं। पैटर्न चेंज हो चुका है और इन 20 मार्क्स के क्वेश्चन, इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स कन्फर्म्ड हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, लेट दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3। तो ओड फंक्शन है। तो जैसे मैंने आपको पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया था कि ओड फंक्शन हो तो वो जस्ट 1 1 होता है, ऑन टू नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो सी इज़ आवर राइट चॉइस। ठीक है, इसका डिटेल अगर मैंने जैसे आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जब मैंने वीडियो भेजा आपको प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बताया था अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शन वाले जो मैंने चैप्टर के लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप इनकी डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से ऑड फंक्शन को हम लोग 1 1 और ऑन टू जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। सेकेंड इसका पार्ट है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई बिलोंग्स टू आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ वाई का मतलब है द रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स। तो ये हमने देखनी है रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स कहाँ लाई करती है। तो रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स जो लाई करती है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। सो अवर ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि ये एक फार्मूला होता है जिसमें एंगल सेम हो और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बीच में प्लस का साइन हो, तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी π/2। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ए इज आवर राइट आंसर। फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो एंगल दिया है 2π/3 दिया है ना। अब रेंज होती क्या है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है दैट इज द क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, -90 से +90 में। अब ये 2π/3 जो है ना, 18 दूना 36, तो ये बनेगा 360 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 जो है वो 120 जो है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको साइन इनवर्स और साइन को हम लोग नहीं कैंसिल कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3 को हम लोग पता है कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं पाई -π/3। तो यहां ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 180 माइनस दिस, है ना, 180 - 60, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो साइन ऑफ π/3। अब जो π/3 है वो -π/2 और +π/2 में बिलोंग करता है। अब ये साइन और साइन इनवर्स विल कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा, π/3। ठीक है, तो π/3 कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ आप लिख सकते हैं π/3 बिलोंग्स टू, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में डिटेल देने की जरूरत नहीं है। -π/2 टू +π/2। ठीक है, ये यहाँ बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ फिर, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर देंगे। नहीं, साइन इनवर्स को कैंसिल करने से पहले आप इस पूरे फंक्शन का आंसर देखेंगे। आंसर मीन्स रेंज देखेंगे साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज जो है वो -π/2 टू +π/2 होती है, तो 2π/3 उसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसको फिर आगे आप क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके पास फर्स्ट आंसर जो है दैट इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, इफ़ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x4 देन ईच कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कंटेन एलिमेंट्स। 3x4 का मतलब है 3 रोज और 4 कॉलम्स।
ठीक है, यही बनेगा ना, 3 रोज और 4 कॉलम्स। अब वो कहता है हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, तो हर एक कॉलम में 3 एलिमेंट्स बनते हैं, तो C इज आवर राइट आंसर। 6th क्वेश्चन है, इफ A is a 2x3 मैट्रिक्स एंड B is 3x4 मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A B डैश। सबसे पहले तो आप फटाफट से ना A B की मल्टीप्लाई कर लो। A जो है वो 2x3 है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x4 से, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा, ए बी का ऑर्डर आ जाएगा 2x4। ठीक है, अब उसने डैश पूछा है, तो डैश का मतलब क्या होएगा कि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 4x2 हो जाएगा। तो डैश से पहले मतलब ट्रांसपोज लेने से पहले इसका ऑर्डर कितना बनता है, 2x4 बनता है, और डैश लेने के बाद, ठीक है, ए बी डैश का जो ऑर्डर हो जाएगा उसमें रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो सी इज द राइट आंसर। 7th पार्ट की ओर चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सी मैट्रिक्स होएगी। देखो डायगोनल में तो कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जब हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए और अपने ही नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर भी आ जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स भी उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, तो ना तो वो सिमेट्रिक होएगी, हो सकता है कि सिमेट्रिक हो जाए पर स्क्यू सिमेट्रिक ना हो, है ना। हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि ट्रांसपोज अगर खुद के एलिमेंट्स के खुद की मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ज़ीरो ही ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करें खुद के बराबर आएगी और ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव ऑफ द खुद के मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, तो ज़ीरो ही ऐसी मैट्रिक्स है। सो 7th में बी पार्ट इज़ आवर राइट आंसर। 8th पार्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ एफ एक्स लॉग ऑफ ई एक्स दिया है तो डबल डेरिवेटिव पूछा है। ये देखो आप बगैर सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हो। लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स। 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, है ना, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन में इफ़ एक्स इज दिस वाई इज दिस देन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डायरेक्ट कर दो फटाफट से। डी वाई बाई डी एक्स होएगा डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 3a और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 3a टी स्क्वायर। तो 3a नोमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया, 1 ओवर टी स्क्वायर आंसर आया। तो 1 ओवर टी स्क्वायर इज अवर बी ऑप्शन, दैट इज द राइट वन। 10th पार्ट की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर द फंक्शन दिस टू बी कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस के लिए क्या होएगा, ये वाली लिमिट इस वैल्यू फंक्शन के बराबर रहेगी। तो क्या मतलब आया फिर, लिमिट, मैं लिमिट को एल टी डालता हूँ, कई LIM भी डाल सकते हैं, दोनों में कुछ मर्जी डाल दीजिए आप। ठीक है, तो बच्चों क्या किया फिर मैंने यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे वाला फैक्टर कट गया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से, x प्लस 2 बच गया हमें। तो x प्लस 2 अब 0/0 फॉर्म हट गई ना, तो अब लिमिट पुट कर देते हैं हम। तो 2 प्लस 2 x प्लस 2 बचा ना, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ गया 4। और वैल्यू फंक्शन पे कितनी है, x यानी कि f2 की वैल्यू कितनी है इसमें, f2 की वैल्यू जो है वो k है। अब कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट अपने फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हुई फिर, k इज़ 4। सो अवर डी ऑप्शन यानी कि 4th इज द राइट ऑप्शन, k की वैल्यू जो है वो 4 है। 11th क्वेश्चन, द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए जैसे हम लोग कल भी मैंने जो आपको वीडियो डाले हैं प्रीवियस वीडियो, उसमें भी मैंने आपको इंक्रीजिंग के लिए बताया था कि फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब डैश जो है यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो फटाफट से, क्या बनेगा 2x माइनस 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आया था। तो x ये ग्रेटर देन होना चाहिए ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x विल बी ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब है a इज ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 और 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा मीन्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो 4 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में आपके पास ये आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज दिस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल हमें पता ही है क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू हम लोग 4 पुट करते हैं, तो एट 4 सेंटीमीटर एरिया क्या आ जाएगा उसका रेट ऑफ चेंज, दिस विल बी 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन की ओर। ये 12 था। इफ़ एफ एक्स इज़ दिस देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा? तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश करेंगे तो माइनस साइन एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है, और साइन एक्स दोनों तरफ नेगेटिव ले लेते हैं, साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। एक्स जो है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करेगा 0 टू पाई में। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा करना है हमें, तो 0 और पाई के अंदर ही पॉजिटिव रहता है। साइन कब कहाँ पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को अगर देखें तो वो 0 टू पाई तक ही होते हैं। तो इसमें फिर स्ट्रिक्टली फंक्शन यानी कि कोस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा जब साइन एक्स इंक्रीज करेगा। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो 0 टू पाई में करेगा। इसका मतलब ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 देन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, फटाफट से डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ गया 2y। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज़ 100 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से 2 तो कैंसिल हो गया, x को हम उधर ले जाते हैं माइनस एक्स, y से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस एक्स बाई वाई, यानी कि C इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो 15th क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब होएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को ये फिगर बनाना है। तो फटाफट से आप एक इसका रफ फिगर बना लो। यहाँ हो गया 1 2 3 और 4, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और यहाँ हो गया 4। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इसका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ गई 4 0 और यहाँ आ गई 0 4। चलो अब फटाफट से हम लोग इस z की वैल्यू निकाल लेते हैं 4 0 पे और 0 4 पे। तो यहाँ एट 4 0 z की जो वैल्यू होएगी वो होएगी 12 और एट 0 4 पे z की जो वैल्यू होएगी यानी कि x में हम लोगों को 0 पुट करना है, y में यहाँ हम लोगों को 4 पुट करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई फिर, मिनिमम वैल्यू 12 है। अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हम D आंसर देंगे और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 20 आंसर देंगे। सो A इज़ अवर राइट ऑप्शन। चलिए अब 5 क्वेश्चंस फटाफट से हम लोग कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। राइट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 अंडर रूट। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ये हो गया टेंजेंट 60 यानी कि पाई बाय 3। तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, पाई बाय 3 हमारा आंसर आ गया। इफ द मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3x3 देन ए का डिटर्मिनेंट हमें दिया है 2, तो एडजॉइंट। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करो और यहाँ ऑर्डर n-1 ऑर्डर है हमारे पास 3, तो 3 - 1 तो 2 पावर 2 इज़ 4। तो क्या आया हमारे पास, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 4 आएगा। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। ओनली मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। कौन सी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर्स का। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। 18th क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a पावर x देन dy बाई डी एक्स इज a पावर x log ऑफ a। अरे फार्मूले पूछे हैं एक एक नंबर के। रिलेशन r इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज, क्या रहेगा आप बताइए। इसमें रिलेशन r पूछ रहा है और ये रिलेशन का डेफिनेशन है a b b a। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन रहेगा 1 1।
ठीक है, एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसका डिटेल जो है आप चैप्टर में से, जो मेरे चैप्टर के वीडियो हैं 1.1 और 1.2 का जो मैंने उसमें सॉल्यूशन दिया है आपको, उसके लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। 20th क्वेश्चन है, द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कभी नेगेटिव नहीं रहते, या कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सैम्पल पेपर और आने वाले जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड एज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रेंज डोमेन और रेंज जो है बोथ नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड बाय x² + 5। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन हेयर एंड दैट क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ 1 1 ओनली। ये आपको मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उसके वीडियो मैंने डाले हैं सैम्पल पेपर से पहले, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है इसको, और साथ ही साथ मैंने हर एक सैम्पल पेपर में अपने जो चैप्टर्स के लिंक भी डाल दिए हैं, ताकि अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है x² + 5 इज़ 1 1 ओनली, ओके, ऑन टू नहीं है। सेकेंड इज रिलेशन आर गिवन बाय AA BB BC CB on the set ABC is what? Reflexive only, symmetric only, transitive and symmetric, equivalence relation। देखो इसमें AA BB एलिमेंट्स भी हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, AA है, ठीक है, BC है, CB भी है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, राइट। अगर हम लोग BC ले रहे हैं, CB ले रहे हैं, तो BB भी है, यानी कि 1 2 2 3 और 1 3, तो वो भी ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों रिलेशंस अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। सो D इज़ द राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट है ऑर्डर, जो A मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2 × 4 है और B का ऑर्डर 4 × 5 है। तो सबसे पहले आप इनकी प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल लीजिए। प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा, पहले ये हो गया, A का ऑर्डर 2 × 4 है, B का 4 × 5 है, तो AB मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा, ये 4 4 से तो पता लग गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो 2 × 5 ऑर्डर बन जाएगा। अब इसका हम लोग जो है ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज करके ये बन जाएगा B' A'। तो अब ऑर्डर भी चेंज हो गया, ये हो गया 5 × 2, 5 × 2 इज़ योर D। सो D पार्ट इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 4 एंड A इज़ अ 3 × 3 मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखिए ये पिछले सैम्पल पेपर में भी था, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर हम लोगों ने निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट का n-1 कर देते हैं। ऑर्डर 3 है तो n मतलब 3-1, और यहाँ डिटर्मिनेंट 4 है तो 3-1 करेंगे तो 4⁻2 मीन्स 16, तो 16 मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, इफ y इज इक्वल टू E log of x, ठीक है, log E या E log ये होता है 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी x। अब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो y' आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। सो अवर B इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। इसका हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दो, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास 6x - 6, तो f' 0 करेंगे तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 0 पुट करेंगे तो 6 उधर चलाएगा, 6 विल कैंसिल, तो D इज़ द राइट आंसर। x विल हैव 1 वैल्यू, तो 6 का क्वेश्चन का D ऑप्शन राइट आंसर है, 1 जो है वो आएगा उसका आंसर आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, द पॉइंट विच डजंट लाई इन द हाफ प्लेन इज़, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस हाफ प्लेन के ऊपर लाई नहीं करता, इन 4 ऑप्शंस में से हम लोगों को चूज़ करना है। तो भाई इस प्लेन के ऊपर इन पॉइंट्स को भर के देख लो ना, फटाफट से, सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 2 इक्वेशंस हमारे पास नहीं है, एक ही है। तो पहला पॉइंट भर के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 1। तो पहला पॉइंट जब हम लोग पुट करेंगे तो उसमें आ जाएगा -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये तो ट्रू है।
चलिए अब चलते हैं सेकंड की ओर। 1 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 0, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स है ना। +2 तो बड़ा होता है ना, पॉजिटिव 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। अब चलते हैं, मतलब आंसर आ गया अपना, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक ही आंसर होने वाला है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसके ऊपर लाई नहीं करता। लाई करने का मतलब क्या है कि जो भी लाई करेगा उसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ 0 से बड़ी आ रही है इसकी वैल्यू। थर्ड भी चेक करके देख लो, x की जगह पे 1 पुट करो, y की जगह पे 3 पुट करो, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा -1, तो -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू है, लेस देन है ना। अब 2 5 पुट करके देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 5, तो आ जाएगा ये भी -1 आ जाएगा, -1 इज लेस देन 0, तो ये भी ट्रू है। तो ये तीन ऑप्शंस ट्रू हैं हमारे लिए, है ना। फर्स्ट सी और डी जो है ट्रू है, बी फॉल्स है, तो यही पूछ रहा था, डजंट लाई, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या गिवन है यहाँ, dr/dt गिवन है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज दिस। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया की वैल्यू होती है πr², तो dA/dt कितना हो जाएगा, dA/dt हमारे पास आएगा 2πr इंटू dr/dt, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 2π एज इट इज़, r की वैल्यू कितनी है वो पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर, तो r की जगह 4 पुट करेंगे और dr/dt की जगह रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस वहाँ हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 3 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। 24 पाई ये वाला, सी वाला नहीं, डी इज़ आवर राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में कह रहा है x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, देन फाइंड dy/dx। चलो ये सैम्पल पेपर 1 में भी किया था, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है ये पैरामीट्रिक जो डिफरेंशिएशन है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाली, इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा dy/dt और डिनोमिनेटर में आ जाएगा dx/dt, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो आप फटाफट से। dy/dt तो आ जाएगा 280, है ना। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको, 280 और नीचे आ जाएगा 2a dx/dt, है ना। तो ये 2a विल कैंसिल आउट, नोमरेटर से 2a कैंसिल हो जाएगा, t बच जाएगा हमारे पास, तो d इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन में डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ fx इज sin 5x ओवर 2x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 यानी कि f0 की वैल्यू कितनी है, k, और लिमिट कितना है sin 5x बाय दिस, तो आप फटाफट से इसकी लिमिट ले लो, x अप्रोचेज टू 0 sin 5x, नीचे भी हम लोग 5 बनाते हैं, तो 2 एक बार साइड में कर लेते हैं, 2 को हम लोग 1/2 कर लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं और 5 से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब ये sin 5x ओवर 5x, ये तो फार्मूला बन गया, ये तो 1 हो गया, और ये किसके बराबर है, ये f0 के बराबर है, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है, और f0 कितनी है हमारे पास, k, तो ये तो 1 हो जाएगा जब आप पुट करेंगे, मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको, फटाफट से ये 1 कर देना आप, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो b इज़ आवर राइट ऑप्शन। 11th में चलते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, डोमेन साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन कितनी होती है, ठीक है। रेंज तो होती है -π/2 to π/2, तो डोमेन कितनी होगी फिर, -1 to 1, सी इज़ आवर राइट ऑप्शन, ठीक। तो कॉस इनवर्स ऑफ -½ है, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ -x कितना होता है, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 60 भी होता है ना, तो पाई माइनस π/3, कॉस 60 जो होता है वो हाफ होता है, तो उसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेके 3π माइनस पाई, तो हो जाएगा 2π/3, सो ए इज़ अवर राइट ऑप्शन ऑफ द 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैट्रिक्स ए इज यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और
नन ऑफ दीज। देखिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या चाहिए होते हैं 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या चाहिए होते हैं 0 0, तो ये है नहीं, इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चाहिए होते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब बी भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। तो 13th क्वेश्चन का डी पार्ट जो है वो राइट ऑप्शन है। चलते हैं 14th में। ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3 देन ईच रो ऑफ ए कंटेन्स। देखिए अगर रो में पूछता है तो 3 एलिमेंट्स, ठीक है, अगर कॉलम में पूछेगा तो 4 एलिमेंट्स, मतलब ये होती हैं रोज़ और ये होते हैं कॉलम्स, है ना। इसको जैसे चलो बिल्कुल साफ साफ अगर आपको पता करना है तो रफली सा बना लो। एक इसमें रोज़ कितनी है 4, 1 2 3 और 4, कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3। कहते हैं ईच रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो यहाँ रो वाइज चलते हैं, एक एलिमेंट 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, तो 3 एलिमेंट्स रहेंगे, तो बी पार्ट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये होती हैं रोज़ और ये होते हैं कॉलम्स, लेकिन जब हम लोग एलिमेंट्स में देखते हैं कि कितनी रो में कितने एलिमेंट होंगे, रो में होंगे 3 और कॉलम में होंगे 4, चेक करके देख लो, कॉलम में 4 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि जितने रोज़ होंगी उतनी कॉलम्स में एलिमेंट्स होंगे और जितनी कॉलम्स होंगी उतने रोज़ में एलिमेंट होंगे, तो 3 एलिमेंट्स, यानी कि 14 का बी आंसर आता है। सैम्पल पेपर 1 में इससे उल्टा था, वो पूछ रहा था कि हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट। 15th क्वेश्चन की चलते हैं। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, दम x की वैल्यू कितनी होएगी, बस इक्वल एलिमेंट्स हैं, 2x इज इक्वल टू 4 कर दो, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 मीन्स a इज़ द राइट ऑप्शन। बच्चों इस क्वेश्चन को जो मैंने 15th क्वेश्चन आपको बताया, इसको हम लोग दो तरीके से देखो कर सकते हैं, दो तरीके से आपको आ सकता है। वो क्या, देखिए अगर हम इनको मैट्रिक्स मानते हैं ना, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ अगर यहाँ बराबर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब ये क्वेश्चन में करेक्शन है, तो इसको दोबारा से हम लोग करते हैं। दोबारा से क्या, यहाँ तो आप इसको यहाँ ठीक करो, फिर यहाँ 2 कर दो, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस नहीं हैं, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं, तो पहले इसको ठीक कर लो, फिर ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं, तो अब तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स को। तो यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, देखो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15, दिस इज़ इक्वल टू 8 चौक 32 प्लस 15, ठीक है, 32 और प्लस 15, ये 15 और 15 कट गए, ये 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32, 32 भी डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना, 32/2, तो 16 आ गया ना, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ये वाला 2 नहीं है, क्योंकि मैं पहले मैट्रिक्स मान के चल रहा था तो वो गलत आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इनको डिटर्मिनेंट मान के चलो, यहाँ सिर्फ जो है इस सैम्पल पेपर में प्रिंटिंग में गलती आ गई, तो सी पार्ट इज़ अवर राइट आंसर। 16th क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब फिलिप्स के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 अंडर रूट, टेंजेंट 3 अंडर रूट जो होता है वो 60 होता है, तो यहाँ π/3 आ गया, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 अंडर रूट इज़ π/3 यानी कि 60। अ रिलेशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अभी ऊपर कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव तीनों हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। 18th क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, उनका सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, उसमें से उनका जो है यहाँ इन्वर्स करके दोनों का ऑर्डर उल्टा करके हम लोगों ने फिर उसमें से माइनस किया, तो ऑर्डर कितना आएगा, वो सेम ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर इन दोनों का है ए और बी का है वही ऑर्डर आएगा इनका, ठीक है, ए बी और बी ए। 19th क्वेश्चन में चलते हैं। 19th क्वेश्चन कहता है ये 1 3 1 - 2 4 3, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इसका, यहाँ पहले करोगे 2a कर लो, 2a आ जाएगा, हर एक एलिमेंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 4 8 और 6। चलिए अब फटाफट से डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 12 प्लस 32, कितना हो गया 44। दिस इज आवर आंसर। 9th क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पिछले सैम्पल पेपर में भी था, ए एक्स लॉग ऑफ ए,